जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पर। और कल मैंने जो बात की थी वो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल अधिनियम पे बात की थी और आज उसी के आगे की बात हम रखेंगे। तो कल हमने बात किया था कि कब इस एक्ट को लाया गया और कब इस एक्ट को लाने के बाद उसमें क्या क्या कार्य होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है, किन किन पे लागू होता है, ये तमाम बातें हमने की थी। तो आज उस बात को हम नहीं दोहराएंगे, आज हम उसके आगे की बात को करेंगे कि किस तरीके से ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके काम में आ सके। मतलब आप अगर मेंस का एग्जाम देते हैं या फिर प्रीलिम्स में भी अगर डीपली सवाल किया जाता है आपसे, फैक्ट हो या फिर यूपीएससी में तो अब फैक्ट से हटके सवाल किया जा रहा है, तो अगर उस तरीके का भी क्वेश्चन आए तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक से संबंधित। तो हमने कहा ही था कि हम हर एक टॉपिक पे बहुत डीपली नॉलेज के साथ जानेंगे। इस वीडियो को सिर्फ 2-3 बार आपको देखना है और आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इस टॉपिक को समझ जाएंगे हर एक पक्ष को। तो आज जो हम रखेंगे, जैसे देखिए कोई भी कानून अगर लाया जाता है, कोई भी अधिनियम लाया जाता है तो उसके नकारात्मक पक्ष भी होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो उसका कुछ क्रिटिसिज्म तो होते ही होते हैं, क्योंकि एक इंसान सब कुछ बेहतर नहीं बना सकता। तो ये जब एक्ट आया था तो अच्छा एक्ट, लेकिन क्रिटिसिज्म इसका भी था। तो क्या क्रिटिसिज्म था, उसको कैसे हैंडल करना है, ये तमाम बात हम इसमें जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूं अगर इसमें कि क्रिटिसिज्म इसमें था, या फिर इससे पहले अगर मैं जानूं कि लोग जो थे उन्होंने कहा कि इसमें डिसीजन जो लेता है वो स्पीकर लेता है। अब स्पीकर डिसीजन लेता है और वो स्पीकर होता किसी न किसी पार्टी से है और वो उस पार्टी से होता है जिसकी सरकार होती है। तो उस सरकार के पार्टी का एक बंदा जो स्पीकर है, अब उसके हाथ में पूरा डिसीजन है कि वो किस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाएगा, किस पे नहीं लगाएगा, किसकी सदस्यता वो लेगा, किसकी सदस्यता वो नहीं लेगा। तो ये सब बातें आने लग गई जब लागू हुआ, कानून लागू होने के बाद में ये बातें आने लग गई। तो 1992 में एक केस आया था और उस केस का नाम था कि होलोहान वर्सेज जाचिल्हू केस 1992। ठीक है, यानी किहोतो होलोहान वर्सेज जाचिल्हू केस 1992 आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। ये बातें जब रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि जो स्पीकर होंगे उनका डिसीजन एक ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बराबर माना जाएगा। मतलब एक ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेते हैं उसके पैरेलल माना जाएगा और अगर चाहे तो सदस्य सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था 1992 का। तो अगर कोई सदस्य चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है अगर स्पीकर से वो संतुष्ट नहीं है उस कंडीशन में। अब क्रिटिसिज्म और भी इसमें आया था बहुत सारा, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और उससे पहले हम एक बात आपसे करना चाहेंगे कि इसमें जो हम अधिनियम इसको कहते हैं, एक्चुअली अगर आप तकनीकी रूप से जाएं, अगर टेक्निकल रूप से आप जाएं तो इसको अधिनियम नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी मतलब ये संविधान का एक अंग हो गया है। और जो संविधान का अंग होता है उसको हम, जो भी संविधान का अंग हो जाता है उसको अधिनियम नहीं कहते हैं। अधिनियम वो कहा जाता है जो एक संसद में पास कराया जाता है, एक विधि रखा जाता है और वहां से सांसद से पास कराया जाता है। उस विधि को अधिनियम और उस विधि को कानून कहा जाता है। ये इसको हम अधिनियम नहीं कहेंगे तकनीकी भाषा में। अब देखिए एक क्रिटिसिज्म ये भी आया था, एक तो हुआ ये पार्टी वाला, तो मैंने बताया कि ये कब डिसीजन लिया गया कि स्पीकर किसी पार्टी से जुड़ा होता है। दूसरा एक आया था कि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी तो वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि अगर कोई एक विधायक है या फिर एक सांसद है, वो किसी पार्टी का है और वो कोई पार्टी उसको बोल रही है कि इस चीज पे वोट करो, वो गलत चीज लग रहा है उसको, और वो उसके खिलाफ जाकर के वोट जब करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो चाह रहा है कि नहीं कुछ गलत ना हो, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन तो हो ही रहा है। माफ कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन नहीं है, ये किसी भी तरह से आपके फ्रीडम का वायलेशन नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो एक लोगों के कहने पे ये सदस्य नहीं, ये पार्टी के स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, इस वजह से इस कानून को लाया गया। दूसरा कि अगर ऐसा होता तो
तो आप जान रहे हैं कि इसमें अगर एक साथ चाहे किसी पार्टी के 2/3 सदस्य तो उस पार्टी को छोड़ करके और किसी दूसरी पार्टी में जाएगी तो उसमें से एक भी सदस्य का सदस्यता नहीं जाएगा। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने के लिए ये बातें उसमें रखी गई थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप एक लोगों पे बात कर रहे हैं तो वो अपने लाभ के लिए भी उस पार्टी को छोड़ेगा। और ऐसे तमाम हमको एग्जाम्पल्स उदाहरण देखने को मिलते हैं पहले, जिन्होंने अपने लाभ के लिए किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे, और आज भी ऐसा बहुत सारा देखने को मिल जाता है। तो आज भी ये समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में ये रेफरेंस में डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लोग अगर छोड़ करके जा रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई वायलेशन नहीं है वहां पर, और इस वजह से वहां पे 2/3 लोग चाहे तो एक बार पे छोड़ रहे हैं, और 2/3 छोड़ रहे हैं मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ समस्याएं हैं वहां पे, इस वजह से छोड़ रहे हैं। फिर एक बात और वहां पे रखी गई कि अगर निर्दलीय चाहता है तो वो क्यों नहीं एक पार्टी को ज्वाइन करे। अगर एक पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता क्यों जाएगी, उस पर क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, क्योंकि वैसे भी वो किसी न किसी पार्टी को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, निर्दलीय लड़ा है। लेकिन अब आप एक बात समझिए, वहां पे अगर वो निर्दलीय लड़ा है किसी चुनाव को, तो जहां से भी वो लड़ा है कहीं ना कहीं उसका जो चेहरा है वहां के लोगों के लिए बेहतर है, चाहे वो सांसद के लिए चुनाव लड़ा हो या विधायक के लिए चुनाव लड़ा हो। वो जब लड़ा है मतलब वहां पे और भी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, वहां के जनता उस पार्टीज को न चुनकर उस एक अकेले निर्दलीय किसी को चुन लिया उन्होंने। अब देखिए होता क्या है, जब वो किसी पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेगा तो पार्टी के सारे डिसीजन को मानना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर वो उस पार्टी को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं पार्टी की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से वो सपोर्ट ले रही है उसका, तो उसके हिसाब से वो चलेगा। और कल के डेट में जब चाहेगा उस पार्टी को छोड़ के अपना अलग हट सकता है वो, क्योंकि बाहर से उसने समर्थन दिया था तो वो हट सकता है, उस पर किसी तरह का एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तब वो समस्याएं हो सकती हैं कि उसके जैसा कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उस तरीके से उसको जबरन वो बात माननी पड़ेगी। तो बाहर से सपोर्ट करने से कोई समस्या नहीं, इस वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो उस पर भी लाया गया। और क्रिटिसिज्म जो आप कर रहे थे बहुत लोग, तो उसका ये सॉल्यूशन दिया गया। तो आप भी अपने चाहे तो मेंस आंसर राइटिंग में इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके का सवाल आ जाता है तो उस तरीके के सवाल के जवाब में आप लिख सकते हैं कि नहीं, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला उस पार्टी को बाहर से चाहे तो समर्थन कर सकता है, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने पे समस्या क्रिएट ज़्यादा हो सकता है, तो बाहर से समर्थन करेगा, अपना समर्थन वापस भी ले सकता है बाद में जा करके। तो इस वजह से वो पार्टी ज्वाइन करने पे एंटी डिफेक्शन लगेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से इस नियम को सही माना जाता है कि उसमें सही तरीके से डाला गया। तो अब आशा करता हूं कि इसको देखने के बाद आप अपने अगर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इस रेफरेंस को आप डाल सकते हैं। जैसे एक था कि होतो होलोहान वर्सेज जा चिल्लू जो केस था 1992 का, उसको भी आप रेफरेंस में डाल सकते हैं। और तमाम इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो अब इस टॉपिक से संबंधित इन दोनों जब वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।